हमारे राज्य की ये विडंबना है कि यहाँ जो भी पेपर होता है उसमें कोई ना कोई त्रुटि जरूर मिलती है, कहीं ना कहीं गड़बड़ जरूर मिलती है। कभी वो लीक हो जाते हैं, कभी आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न आ जाते हैं, कभी प्रश्न पत्र में त्रुटियां मिलती हैं, कभी कॉपीड प्रश्न निकलते हैं, कभी आंसर गलत निकलते हैं, कभी आंसर कीज गलत निकलती हैं। शायद ही कोई ऐसा पेपर होगा जो फुल प्रूफ बिल्कुल सही से हुआ होगा, जो हरियाणा सरकार ने, इनकी किसी भी संस्था ने, चाहे वो BS बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा ने करवाया हो या HSSC ने करवाया हो या HPSC ने करवाया हो। तो आज इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। हरियाणा टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट जो कल हुआ, आप लोग जुड़ जाइए, फिर स्टार्ट करते हैं। हरियाणा न्यूज जॉब्स 5 टाइम्स क्वालिफाई है दीदी एस्टेट। आप अब ये पढ़ ही पा रहे हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं अभ्यर्थी, एस्टेट भी करवा क्यों रही है हरियाणा सरकार? शिक्षक भर्ती करने के लिए ना, तो शिक्षक भर्ती करें। बच्चे हर साल पात्रता परीक्षा देते हैं, एलिजिबिलिटी हासिल करते हैं, लेकिन टीचर्स के टेस्ट ही नहीं होते हैं। टेस्ट होते हैं तो भर्तियां पेंडिंग रहती है, जैसे कि TGT की भर्ती, खासकर की यदि मैं बात करूं तो TGT की भर्ती पेंडिंग चल रही है। सरकार के नुमाइंदे आते ही नहीं, सवालों के जवाब देते ही नहीं, आगे से आगे डेट्स मिलती रहती है और मिलती जा रही है और प्रताड़ना के शिकार हो रहे हैं, क्योंकि इनको युवाओं से कुछ लेना देना नहीं है। युवाओं में भी खासकर की शिक्षा से दूर दूर तक नाता नहीं है हमारी मौजूदा सरकार का। अशिक्षित रहेंगे तभी तो ये आते रहेंगे। शिक्षा तो सवालों को पैदा करती है, सवालों को जन्म देती है ना। सवाल करेंगे तो ये कैसे आएंगे, है ना। विनोद चहल नमस्कार। राजा राज मैडम जी राम 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 भाई। देव जोशान जय हिंद भाई, आप लोग जुड़ गए हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं। कल जो हरियाणा टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट हुआ, जिसे बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा BSEH करवाता है, उसमें एक बड़ी त्रुटि मिली है, जिसके कारण मैं लाइव आई हूं अभी। 2023 में इसकी एडवर्टीजमेंट आई थी और 2,51,831 एप्लीकेशंस भरी गई थी। इतने अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा था एस्टेट देने के लिए। अब इसका फॉर्म भी ना सस्ता नहीं है, 1,000 रुपए से इसका फॉर्म स्टार्ट होता है और इसकी जो फीस है 1,200, 1,800, 2,400 तक चली जाती है। तो आप मान के चलिए कि ये कितना बड़ा इनकम सोर्स है हरियाणा सरकार के लिए। ये पेपर भले ही वो आगे टीचर की भर्ती ना करवा रहे हो, लेकिन ये यहां से पैसा कितना ज्यादा आ रहा है सरकार के ऊपर, ये एक बड़ी बात है। पहली बात ये करते हैं हम लोग। दूसरी बात, NCTE राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन 11 फरवरी 2011 को गाइडलाइंस जारी करते हैं, जो मेरे हाथ में है, आपको दिखेंगी नहीं। इस गाइडलाइंस के मुताबिक ये सारे सेक्रेटरीज कमिश्नर्स ऑफ एजुकेशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड ड्यूटीज को लिखते हैं कि आपको एक स्ट्रक्चर एंड कंटेंट बनाना है पेपर 8वीं कक्षा तक के लिए, मतलब पहली से 8वीं तक के लिए। मैं PRT और TGT दोनों की बात करूंगी। इसमें ये चाइल्ड डेवलपमेंट और पीडागोजी को कंपलसरी करार देते हैं और कहते हैं 30 आपने इसमें से MCQs पूछने हैं, जो 30 अंकों के होंगे। लैंग्वेज 1 जिसको ये कंपलसरी कहते हैं, उसको भी 30 अंक ये देते हैं, और लैंग्वेज 2 जिसको ये कंपलसरी करते हैं, उसको भी 30 अंक देते हैं। कायदे से इन्होंने जो हमारी राज्य सरकारें हैं उन्हें कह दिया है कि आप 30 अंकों की हिंदी और 30 अंकों की अंग्रेजी पूछेंगे, जिसमें हमारी हरियाणा सरकार बदलाव कर देती है, फेरबदल कर देती है। मुझे कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर दिखा नहीं, लेकिन फेरबदल होने के बाद ये डिसाइड करते हैं कि इनके जो स्तर 1 स्तर 2 की परीक्षा होगी, उसमें भाषाएं जो होगी, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र तो आ रहा है 30 नंबर का, लेकिन जो भाषाएं होंगी, हिंदी के 15 MCQs होंगे और अंग्रेजी के 15, ये आधे आधे कर देते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट मैटर अलग है, विकल्प के 60 हैं, सामान्य अध्ययन के 30 हैं, उनको हम छोड़ते हैं। कल जो मेजर गड़बड़ हुई है वो हुई है भाषा वाले, जो इन्होंने सिलेबस दिया था उसमें। अब तक पिछले ढर्रे पे पेपर होते आए हैं, मैं इस बात पे बिल्कुल भी टिप्पणी नहीं करूंगी कि पेपर आसान था या मुश्किल था। पेपर आउट ऑफ सिलेबस था, ये मैं प्रूव कर सकती हूं। मेरे पास पेपर की कॉपी भी है, ये रही पेपर की कॉपी निकल गई है, और ये है
इनका पूरा पूरा एडवर्टीजमेंट, इस बार की एडवर्टीजमेंट, ये सारी एडवर्टीजमेंट पड़ी है। और इस एडवर्टीजमेंट के अंदर जो भाग 2 भाषा का पाठ्यक्रम है उसके अंदर भाषा 1 हिंदी, उसमें लिखा है भाषा बोध प्रश्न, अपठित गद्यांश / पद्यांश, बोध, अनुमान, व्याकरण और शाब्दिक योग्यता पर आधारित प्रश्नों वाले 2 लेखांश, एक गद्य पर और एक पद्य पर आधारित गद्यांश साहित्यिक, वैज्ञानिक, वर्णनात्मक या तार्किक हो सकता है। ये हिंदी में। और अंग्रेजी में 2 अनसीन प्रोज पैसेजेस, डिस्कर्सिव और लिटरेरी और नैरेटिव और साइंटिफिक, ये उसी के लिए एक्सप्लेन किया है पैसेज के लिए, विद क्वेश्चंस ऑन कॉम्प्रीहेंशन, ग्रामर एंड वर्बल एबिलिटी। कहने का अर्थ ये है कि ये जो अपठित गद्यांश या अनसीन पैसेज आएंगे उसी से ही आपको व्याकरण पूछनी थी, आपको कॉम्प्रीहेंशन के सवाल, व्याकरण, वर्बल एबिलिटी ये पूछनी थी। लेकिन इन महानुभवों ने क्या किया, ये ऐसे एग्जामिनर का सिलेक्शन करते हैं जो या तो अनपढ़ हैं, बिना सिलेबस देखे पेपर बनाते हैं, या ये जानबूझकर ऐसा करते हैं युवाओं को प्रताड़ित करने के लिए, इन्हें मजा आता है, सैडिस्टिक प्लेजर लेते हैं, या इनकी कोई रणनीति है कि ये कर देते हैं, बच्चे केस फाइल कर देंगे, लंबे समय तक वो केस चला के रखते हैं, हम सवालों के जवाब नहीं देंगे कोर्ट में, और जैसे ही इलेक्शन आने वाले होंगे उसका फायदा लेने के लिए थोड़े दिनों पहले जवाब दाखिल कर देंगे। और ये इनकी मुझे लगता है स्ट्रेटेजी है। तो इन्होंने दे दिए सीधे व्याकरण के प्रश्न। यदि आपको सीधे व्याकरण के प्रश्न देने थे, आपको अनसीन पैसेजेस में से प्रश्न नहीं देने थे, तो आपको सिलेबस में मेंशन करना चाहिए था कि हम तो सीधा ग्रामर पूछेंगे। अब इसमें यदि कोई टिप्पणी करता है कि ग्रामर नहीं आती क्या, तो वो गलत बात है, क्योंकि ग्रामर लिखा नहीं था, इसलिए ग्रामर पढ़ के नहीं गए हैं बच्चे। ठीक है, उसे ब्रश अप नहीं करके गए हैं बच्चे। आप यदि कोई चीज कह रहे हैं कि ये 4 चीजें हैं, 1 2 3 4, इन 4 चीजों में से ही पेपर आएगा, तो बच्चे उस सिलेबस जो आपने दिया 4 चीजों का वही पढ़ के जाएंगे ना। अब वो 5वीं चीज आप अपनी मर्जी से पूछ लेंगे तो उसमें कहां तक न्याय है और कहां तक इसका क्या औचित्य है, ये हरियाणा सरकार बताए हमें। ये जो 15 प्रश्न आपने पूछे हैं हिंदी के और 15 प्रश्न इंग्लिश के, ये आउट ऑफ सिलेबस है, मतलब कि 30 प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस है। इसके बाद जो आप लिखते हैं भाषा विकास प्रश्नों का शिक्षा शास्त्र या पीडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, और तीसरा भाषा बोध और दक्षता मूल्यांकन, बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना, इवैल्यूएटिंग लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन एंड प्रोफिशिएंसी, इसके भीतर से आपने एक भी सवाल नहीं पूछा है। हालांकि ये इसी के भाषा वाले ही पार्ट हैं, भाषा का ही पाठ्यक्रम है। मैं ये कहूंगी चलो कोई बात नहीं, यहां से भी नहीं पूछा तो, लेकिन जो पूछा वो सिलेबस के अंदर ही पूछ लेते। बेशक एक ही लाइन जो आपने लिखी है पद्यांश गद्यांश देकर पूछ लेते, उसी में से पूछ लेते। तो ये बड़ी गलत बातें हैं। हरियाणा सरकार इसको गंभीरता से ले, गंभीरता से देखे, मजाक नहीं है ये। आपको तो बस पैसे इकट्ठे करने हैं। अब ये एक अखबार की कटिंग है, ये देखिए, शायद आपको दिख रही है, ये देखिए, इसको मैं पढ़ना चाहूंगी और ये जरूरी है पढ़ना, क्योंकि इससे बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। एजुकेशन बोर्ड गेट्स 53,000 फ्यूअर एप्लीकेशंस फॉर टेट, टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए जो एजुकेशन बोर्ड है उसको इस बार 53,000 जो एप्लीकेशंस है वो कम मिली। क्यों मिली? क्योंकि बच्चों का जो होप है वो टूट रही है इनके ऊपर से। दूसरा, बच्चे ये जानते हैं कि अब आगे लोकसभा के इलेक्शन आने वाले हैं, आप कोई ना कोई वहां पे वो लग जाएगा, आचार संहिता लग जाएगी और आप टेस्ट नहीं करवा पाएंगे। उनको आपके ऊपर इतना विश्वास है कि आप टेस्ट नहीं करवा पाएंगे। यहां पर हम बात करते हैं 2019 में 2,61,573 अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरे थे। इसके आगे 3 जीरो लगा दो, इतने इन्हें पैसे मिले हैं। 3 जीरो लगा दे तो हम इनके पैसे बनाते हैं 26,15,73,000 रुपए। 2020 में इनके पास 2,45,350 एप्लीकेशंस रिसीव हुई, मतलब कि 24,53,50,000 रुपए। 2021 में इनके पास 1,87,951 एप्लीकेशंस रिसीव हुई, मतलब कि 18,79,51,000 रुपए। इसके बाद 2022 में जहां इन्होंने कहा था कि हम भारी भरक्कम उसमें टीचर्स की वो ला रहे हैं, वैकेंसीज ला रहे हैं, तब 3,05,717 अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा था, जिसकी टोटल कमाई, कुल कमाई हुई 30,57,17,000 रुपए। और इस बार 2,51,831 लोगों ने फॉर्म भरा, जिसकी टोटल कमाई हुई 25,18,31,000 रुपए। मतलब कि कोई भी टीचर भर्ती करवाए बिना
हरियाणा सरकार कमा चुकी है 1,25,24,22,000 रुपए। 125,24,22,000 रुपए हरियाणा सरकार कमा चुकी है। किनसे? बेरोजगारों से। कैसे? बिना एक भी भर्ती किए पात्रता परीक्षा, पात्रता बांटे जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं। इनसे कोई पूछे ये पैसा लगा कहां है? 4803 तुमने सरकारी स्कूल भी बंद कर दिए, तुमने सब कर दिया, पैसा तुम्हारा बस हजम। और टीचर्स की भर्ती, उसका वो क्या होता है? टीजीटी वाली भर्ती में जवाब दाखिल नहीं कर सकते हैं। जेबीटी वाली भर्ती 9-10 साल से हुई नहीं है, और पीजीटी वाली भर्ती जो अभी निकाली है उसमें इतनी सारी सीटें खाली छोड़ दी। कहने को तो ये जितनी एडवर्टीजमेंट में देते हैं इन्होंने सारी सीटें भर दी हैं, लेकिन असल में आप यदि सीईटी वाला पेपर भी देखें, सीईटी में ग्रुप सी में अटक गया है ना 41 प्रश्न कॉपी करके, उस पर अड़े खड़े हैं। ये चाहते तो दोनों पेपर दोबारा करवा सकते थे, लेकिन अड़े हुए हैं, जिद्दी हैं। फिर कहते हैं कि पेपर ऐसे ग्रुप डी में, ग्रुप डी वाला अब कह रहे हैं ग्रुप डी का रिजल्ट तो प्रिपेयर है, अब ग्रुप डी में लगा देंगे, फिर ग्रुप सी का निकालते घूमेंगे। वो ग्रुप डी वाले ग्रुप सी में चले जाएंगे। ग्रुप डी वाले इसमें टीजीटी में यदि इन्होंने थोड़ी बच्चों के ऊपर रियायत कर दी तो वो ग्रुप डी में जो लगेंगे थोड़े बहुत टीजीटी में सिलेक्ट हो जाएंगे। ग्रुप डी वाली फिर खाली। बेरोजगारों को नौकरी दे सकते हैं यदि ये ढंग से चले तो, तरीकों से चले तो, लेकिन ये चलना ही नहीं चाहते ना। ग्रुप डी वाली खाली, लेकिन विधानसभा में कहते घूमेंगे कि हमने तो इतने वो लगा दिए, इतने वो लगा दिए, इतने वो लगा दिए। ये नहीं बताते कितनी खाली रहेगी और लगाए कैसे? तड़पा तड़पा के, तरसा तरसा के, बुरे हाल करके। सबको पता है सब कुछ, बेरोजगारी है हरियाणा में। मानेंगे नहीं, लेकिन बेरोजगारी नहीं है, कहेंगे बेरोजगारी नहीं है। बहरहाल जो ये एस्टेट वाला मामला है ये गंभीर है। अभ्यर्थियों के पास कोई चारा तो बचा नहीं। वो कोर्ट केस भी करने के लिए तैयार हैं, जा रहे हैं, मुझसे संपर्क भी कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने संपर्क किया है, बता रहे हैं एस्टेट में ये हो गया, वो हो गया। मेरे पास भी ऐसा सा चीजें होगी ना कि राजनीति में जाने के बाद ऐसा नहीं है कि मैं गंभीर नहीं हूं मुद्दों को लेके। मैंने खुद पॉलिसीज बनानी है, इसलिए उसके अंदर गई हूं। तो जैसे ही समय मिल रहा उठा भी रही हूं। बहुत सारे गंभीर मामले चल रहे हैं, और ये जो शिक्षा वाला है ना, शिक्षा जगत है वो सबसे ज्यादा अफेक्टेड है। जो शिक्षा जगत में चीजें चल रही हैं, जो बच्चे हैं वो सबसे ज्यादा अफेक्टेड है, क्योंकि इनका ध्यान ही नहीं है शिक्षा की साइड, इनका ध्यान ही नहीं है युवाओं की साइड। ये कुछ करना ही नहीं चाहते हैं इस मामले में। बिना कुछ किए चल रहा है जब इनका काम, तो करने की इन्हें जरूरत क्या है? राहुल बेनीवाल, मैडम जी इनको आखिर में प्राइवेटाइजेशन करना है धीरे धीरे। आप सही कह रहे हैं, शिक्षा का निजीकरण, इसी की ओर तो चले हुए हैं। देखिए दो चीजें हैं। ये बात करते हैं राम राज्य की। मैं इन्हें बताना चाहती हूं राम राज्य होता क्या है। राम राज्य है फ्री शिक्षा, मुफ्त चिकित्सा, प्रॉपर लॉ एंड ऑर्डर। ये तीन चीजें ये कर देना, आ जाएगा राम राज्य। मुफ्त शिक्षा, मुफ्त चिकित्सा, और कुछ मुफ्त नहीं चाहिए हमें। ये दोनों चीजें कर दें कि राजा का बेटा, रंक का बेटा एक डेस्क पे बैठ के पढ़ सके, वन एजुकेशन फॉर ऑल, एक स्कूल यूनिफॉर्म पढ़ सके, एक स्कूल में जा सके। जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ, वन एजुकेशन फॉर ऑल, इट इज वेरी नेसेसरी। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या ये कर पाएंगे? तब आएगा राम राज्य। ला के देखो, ये हिंदू मुसलमान, जात पात, ये सारी चीजें करने, ऐसे नहीं आता राम राज्य। ये नहीं है, आई एम सॉरी। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा ये चीज बोलती रहूंगी। मेरे अंदर जितनी हिम्मत है उतनी हिम्मत से मैं लड़ती रहूंगी इनके साथ। एनीवेज, आप जो भी लोग इसमें कानून की तरफ जा रहे हैं, कानूनी प्रक्रिया अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, आपका जो ये क्लेम है ये बिल्कुल सही है, ये गलत नहीं है। आपका आउट ऑफ सिलेबस आया है। ये जो 30 अंक हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ये आउट ऑफ सिलेबस आया। अभी मुझे ही नहीं पता है कि आंसर की में इन्होंने कितनी गड़बड़ कर रखे होंगे। आंसर की वाला मैंने अभी तक देखा नहीं है, लेकिन ये वाला मैं देख चुकी हूँ। इसमें आपका क्लेम बिल्कुल राइट है। आप देखें आप इसमें क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। और हरियाणा सरकार, शर्म करो, कोई सा पेपर तो ठीक बना लो। कहीं तो कोई तो एग्जामिनर ढंका पकड़ के ले आओ जो सिलेबस देख के पेपर बना ले। इस एग्जामिनर को ब्लैकलिस्ट करो, इसको बाहर निकालो, माफी मांगो। ठीक।